अच्छा जी, सेकंड क्लास हमारी है ये, ठीक है ना जी। फर्स्ट क्लास में अगर आपको याद कराएं, मैंने आपको 4 डोमेन्स कराए थे। और दूसरा जो मैंने करवाया था वो आपको आप लोगों ने ये देखना था। आपसे मैंने कहा था डिफाइन करें 10 वर्ड्स हु इज अ गुड मैनेजर, एंड वी केम अप विद वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस। ठीक है, हम 5 लोग थे, पांचों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी थी, और मैंने आपको ये बताया था कि ये सारी डेफिनेशनें ठीक हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। जो मैंने आप लोगों का ग्रुप बनाया ना, बाय द वे, उसके अंदर जो हमने उस दिन थिंकिंग की थी ना, वो मैंने सारी डेफिनेशंस उसके ऊपर लिखी हुई है। आइकॉन को अगर आप लोग ग्रुप वाले को क्लिक करोगे ना, तो वो है। आई रियली वुड लाइक कि आप उसको दोबारा से कई दफा देखना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू गो बैक टू दैट, क्योंकि ये हमने एक्टिवली जो है वो जो कुछ सीखा था उसको हमने उसको वी ट्राई टू put it together in the form of a definition of a manager, good manager। तो उसमें लर्निंग भी होपफुली आपकी हुई होगी। मैंने अपनी जो डेफिनेशन थी उसके अंदर एक वर्ड ऐड किया है, बाय द वे, जरा देखना, ठीक है। co-executes, nourishes and co-executes। So I thought कि co अगर मैं यूज कर लूंगी तो पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट इज अबाउट it's a organized cooperative behavior। Okay, so you can't be a manager without people who you are enabling to to achieve the predefined goals। तो मैनेजर के लिए दूसरे लोगों के साथ काम करना, a good manager does that। So you can't be doing work absolutely independently। इसलिए मैंने को का वर्ड यूज कर दिया था। इसे मतलब ये समझो तुम लोग बच्चों के इवन जब कोई भी कितना ही एक्सपर्ट हो जाए, जब अपने काम को रिव्यू करेगा ना, तो उसको कई दफा बेहतर तरीके से जो है वो डिस्क्राइब कर लेगा। अच्छा, लेकिन जो उसका फर्स्ट पार्ट था उसकी कोई पिक्चर नहीं थी। अब के बाद तो जो मैं कोशिश यही करूंगी कि जो कुछ हम बोर्ड पे करें, मैनी टाइम्स मैंने जो कुछ लिखा होता है, मैं व्हेन आई एम टीचिंग, मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज के आई का न्यू आइडियाज जो मैंने कहीं पढ़े होते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ उसमें डाल दूँ। और मुझे कोई डर नहीं है, आप लोगों को मैं कंफ्यूज नहीं कर सकती। यू आर एट द हाईएस्ट लेवल। So these are the kind, so मैं खुश हूँ, I'm very happy कि I'm teaching the PhD class and I don't have to hold myself back। I can discuss many complicated things with you as well। अच्छा, तो पहला जो हिस्सा हम लोग ने किया था 4 डोमेन्स का, जनरली फिलोसफी की जो 4 डोमेन्स है, मेरा दिल ये था कि वो जो 4 डोमेन्स हैं वो आप बताएं। तो इसका मतलब ये है कि मुनव्वर आओ ना जरा, ये लो बनाओ इसको थोड़ा सा, मैं साथ साथ जो है ना मैं बोलती जाऊंगी। और मिशाल और सुमैया तुम दोनों हो मिसिंग, तो कोई बात नहीं, बचेगा तो कोई नहीं, पता है तुम लोगों को मेरा अच्छी तरह। चल भाई शुरू हो जाए, शाबाश। ले जी, हाँ जी, बोलो बोलो, शुरू करो। अब 4 डोमेन्स हैं फिलोसफी की, और ये कोर्स भी जो है ये मैनेजमेंट फिलोसफी का। ठीक हो गया, बोलो। First, I would like to review the concept of philosophy. Okay. Philosophy means derived from the Greek words philo and philosophy, means love with the knowledge, love of wisdom, knowledge and wisdom। ठीक है, बेसिकली philosophy जो है ना वो एक सेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आपका जो विजडम है वो ऑल डोमेन्स को कंप्लीट करने के बाद एक विजडम लेवल जो है ना वो कंप्लीट होता है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा फिलॉसफी का जो कांसेप्ट था, फर्स्टली एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी ये याद करना पड़ेगा, याद रखो, इम्तिहान में आ गया ना तो वहां स्पेलिंग गलत हुए। एपिस्टेमोलॉजी बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल वे। ठीक है, जिसमें कोई भी थ्योरी जो है ना वो डेवलप होती है, कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड डेवलप होता है कंसर्निंग विद द नॉलेज, विद द बिलीफ्स, कंसर्निंग विद द रिलेशनशिप ऑफ रिलायबिलिटी। ठीक है,
क्योंकि कोई भी जो थ्योरी है वो बेसिकली रिलायबिलिटी मतलब ट्रुथ के ऊपर बेस्ड करती है, ठीक है। कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है, थ्योरी प्रूफ शुदा होती है। ये चीज जो हमारे कॉमन सेंस में होता है कि थ्योरी, क्योंकि हमने इसमें जो डिस्कस किया था कि ये एपिस्टेमोलॉजी थ्योरी के ऊपर बेस्ड करता है, तो थ्योरी जो भी आपकी आएगी वो एक रियलिटी के ऊपर प्रूफ शुदा होती है। जी ठीक है जी। हाँ। और रियलिटी का भी मैंने आपको बताया था कि रियलिटी क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, सो दैट्स व्हाई हमारा जो व्यू है वो उसको सिंप्लीफाई करके और उसका जिस्ट प्रेजेंट करता है। सो एपिस्टेमोलॉजी का बेसिक मकसद ये है कि आपने पार्शियली रियलिटी को अंडरस्टैंड करना है और डिस्क्राइब करना है। चलो जी नेक्स्ट। Same like second one is एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी जी बेटे, एक्सियोलॉजी क्या है? axiology it's including the key values, अच्छा कोर सॉरी हाँ कोर वैल्यूज, हाँ ठीक है, जिसमें बेसिकली राइट एंड रॉन्ग का कंसेप्ट है, जिसमें हमने ये कंसेप्ट जो है ना वो इलस्ट्रेट भी किया था कि डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच। नहीं वो मैंने आपको बताया था। हाँ डिडक्टिव एक्सियोलॉजी में दो बातें, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज right एंड व्हाट इज रॉन्ग। another good word for that starts with E and it's what? Ethics. हाँ ethics, ethics good। और दूसरा ethics, हाँ second one aesthetics। मुश्किल वर्ड है, नहीं ए से शुरू होता है, ए Yes. PHL. aesthetics। THETIC. THETIC. aesthetics से मुराद to express the knowledge in efficient way। no it's not about efficiency। efficiency तो epistemology का हिस्सा होगी या logic का हिस्सा होगी। aesthetics is not efficiency। to express your knowledge, simple to express your knowledge। क्या बोलो। In good way या in joyful way, in beautiful way. Beautiful way। It's beauty। aesthetics is beauty। okay, express it in a beautiful way, in a creative way। okay, so creativity is part of that because axiology का हिस्सा ये है कि आपने उसको you know in the best way possible express it in the best way possible। aesthetics okay। same like third one is हाँ logic based on reasoning। हाँ शाबाश। जिसमें रीजनिंग में हमें टू डिफरेंट जो ना वो इंडक्टिव inductive शाबाश एंड deductive डिडक्टिव। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। बेसिकली ये वाइस किस्सा है कि आप अपने ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्वेशन के बाद आके उसको अपनी फाइंडिंग्स को जो है ना वो आउटपुट जाके फाइंड आउट करते हैं। इंडक्टिव लॉजिक ये है, पहले क्या चीज आती है इंडक्टिव लॉजिक में? उसमें पहले आपके जो है ना वो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के बाद पर प्रपोजिशन है एंड देन आपका आउटपुट। ठीक है ठीक है। और डिडक्टिव में इसी का वाइस किस्सा है, मतलब आपका जो है ना वो हाइपोथेसिस देन आपकी जो है ना वो ऑब्जर्वेशन एंड देन वैलिडिटी रिलायबिलिटी यहाँ पे आती है। हाँ इसीलिए मैंने आपको कहा एपिस्टेमोलॉजी में थ्योरी बिल्डिंग, थ्योरी बिल्डिंग इन दोनों अप्रोचेस रीजन और लॉजिक की अप्रोचेस से हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा आगे फाइनली क्या जी आखिरी हिस्सा वेरी गुड। ये क्या है? मेटाफिजिक्स जो कोई भी मतलब ह्यूमन बीइंग है कैन नॉट एक्सेस, मतलब वो आपकी अप्रोच या आपकी एक्सेस से एक कोई फोर्थ वन ऐसी डोमेन जो जिसको हम लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसकी एग्जिस्टेंस और रियलिटी एग्जिस्टेंस है, बट इट कैन नॉट बी स्टडीड थ्रू लॉजिक एंड इट कैन नॉट बी स्टडीड थ्रू cannot be is not directly observable, cannot be studied through logic। ठीक है, can't be studied through logic or is not observable, not observable।
not observable in the through senses. ठीक है, not observable through the senses. ये metaphysics. Reality है, we accept it reality, but we cannot observe it through the senses. We cannot study it through the reason and the logic. ठीक है जी, ये to create the wisdom. So हमारा जो सारा philosophy है on the wisdom. हाँ, जो हमने क्रिएट करना है wisdom. अब आप मुझे डिस्क्राइब करके बताएं what is wisdom? What is wisdom? Wisdom basically knowledge का एक peak level है, ठीक है? किसी भी इंडिविजुअल के पास इंफॉर्मेशन का एक वो लेवल है जहाँ पे वो अपने आप में उसको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है? मतलब आपके पास शॉर्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन आप स्टडी करें, ठीक है? तो अच्छा, विजडम, हाँ ठीक है, तो विजडम जो है ना वो एक्सट्रीम लेवल की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन जब होगी, जब हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उसी बेस पे इंक्रीज होता है कि हम ईच एंड एवरीथिंग 100% किसी चीज को जानते हैं, ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है. You need to rethink that. That's not what wisdom is. अगर आप लोग देखो, जो मैंने शुरू में डायग्राम ड्रॉ किया था, उसके अंदर एक एरो जा रहा था टुवर्ड्स रियलिटी और बीच में विजडम. Wisdom is knowing that your knowledge, having knowledge, but knowing that your knowledge is not only flawed, it is only part of reality. That is wisdom. It is only part. आपको wise individual वो लगता है from your standpoint, जो आपको लगे ये अक्लेकुल है. अक्लेकुल कोई नहीं होता. जो actually अक्लेकुल होते हैं ना, उनको ये बात समझ में आती है that they only know part of reality. Okay, so wisdom is having, having that quest for knowledge. Philosophy never ends anywhere. Okay, from a person who is less wise would consider a person who is more wise as knowing a lot, but that's not what real wisdom is. Okay, wisdom is constantly making the journey towards reality. हम रियलिटी को नहीं समझ सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. सब दोबारा से समझाती हूँ, ठीक है? That is wisdom. इसलिए मैंने देखो डायग्राम्स इसलिए बनाए जाते हैं. देखो, अच्छा, थैंक यू नवल, दैट वाज वेरी गुड. बड़े कॉन्फिडेंटली तुमने बताया, थैंक यू. कुछ मेजर एरर्स हैं, इस मिस्टेक्स करते हो आप लोग जो नहीं करनी. अब आप कहते हो फर्स्ट पार्ट इज दिस. ये हर बच्चा और आप लोग जब पढ़ाते भी हैं तो उसमें इट्स वेरी इजी. नंबर 1 पार्ट, नंबर 2 पार्ट, फिर रुकेगा. अच्छा, 1 2 है तो 1 तो कोई होगा ना, 3 है. आपको सीक्वेंस मिलता जाता है और अक्सर बच्चे इस किस्म की सीक्वेंस को, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू काइंड ऑफ रिलेट टू इट. ये फर्स्ट है तो सेकंड है, सेकंड है तो थर्ड भी होगा. शुरू में ही बता दिया था सर ने, इसके 4 हिस्से हैं क्योंकि 4 हिस्सों में ये डिवाइडेड है. ये समझ में आया? इस किस्म की एक, इसको कहते हैं बेटा लीनियर थिंकिंग. 1 then 2 then 3 then 4. This is linear. आपने लीनियर और नॉन लीनियर का फर्क तो आपको पता है ना. ये होती है लीनियर थिंकिंग, which is fine. जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं इन let's say कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, उस लेवल तक ठीक है. जब आप उससे आगे जाते हैं तो लीनियर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए. सो ये अगली दफा कोई ना तो चारों उसके हिस्से. Epistemology doesn't come before metaphysics, or metaphysics doesn't come before axiology, for example. They all are domains which many times, ये जो हम इसकी बाउंड्रीज बना रहे हैं, ये भी बाउंड्रीज को इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होती और होनी चाहिए भी नहीं. ठीक है, मे बी ये हमने डायग्राम अगेन देखो, इसलिए मैं कहती हूँ एक्सियोलॉजी के अंदर एस्थेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. It can help you understand the same thing better. तो हमें डायग्राम थोड़ा डिफरेंट बनाना चाहिए ना लोगों. ये इंडक्टिव डिडक्टिव तुम लोगों को समझाऊंगी. आई एम रियली हैप्पी कि आपने जो है इसको पढ़ा हुआ है और आपको फर्क पता है. गुड, दैट्स ग्रेट.
great. However, at PhD level, what I am trying to build in you guys is not कि जो मैंने आपको पढ़ाया हो आप उसको दोबारा से बता दो। बहुत अच्छी बात है कि ये कर रहे हो, यहाँ तक भी पहुंच जाओ, ग्रेट, बट चले मिड टर्म के बाद तक आई होप आप में थोड़ा सा ये आइडिया आ जाए कि नहीं यार, जो बताया गया है उसको और क्रिएटिवली भी जो है वो बताया जा सकता है और उसके और एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, बट ग्रेट। हाँ, मैंने जब पढ़ा था तो मेटाफिजिक्स में इसमें दो चीजें आई। अच्छा, आप बताओ। एक दोस्त इसमें कह रहे पॉइंट्स थे कॉस्मोलॉजी और दूसरा था एंटोलॉजी। बेसिकली आपने जो आइडिया दिया है कि बियॉन्ड द लिमिट जाके तो उस चीज को इसमें ओरिजिन का नाम दिया गया था कि टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन भी। हाँ, तो उसके बाद जो था एंटोलॉजी दूसरा आप कह रहे पॉइंट, तो उसमें ये था कि इस जो हमारा ओरिजिन है उसको इन्वेस्टिगेट करना है और इसको हम किस तरह वर्ड के दूसरे पॉइंट्स के साथ आपस में रिलेट कर सकते हैं। ट्रू। देखो बात यह है कि ये इसका डिपेंडिंग कि आपने किस सोर्स से पढ़ा है, हो सकता है कि थोड़ा सा उसको डिफरेंटली डिफाइन किया हो। ठीक है, ये मुमकिन है कि उसी कॉन्सेप्ट को डिफरेंटली डिफाइन किया। मैं भी जो आपसे कह रही हूँ, हाँ ऑन्टोलॉजी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। आपने उसको मेटाफिजिक्स के साथ रिलेट करना है कि आपने उसको एपिस्टेमोलॉजी के साथ डालना है, सब टू यू। कुछ सोर्सेज में ऐसे इस तरह अलग अलग है, बट आई एम ग्लैड कि आप सही टर्म्स अच्छे आप बता रहे। यस, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ फिलॉसफी, दैट्स पार्ट ऑफ द लार्जर फिलॉसफी और लव ऑफ विजडम। ठीक है, तो अगर फिलॉसफी ये है, इसीलिए देखो जो तुम बात कर रहे हो, दिस इज एस्थेटिक्स। हम करते हैं, इसके 4 डोमेन्स हैं जो आपस में रिलेटेड हैं। हम वो 4 खाने क्यों बनाए, वो तो मैंने खुद बनाए थे। ये कंटेंट राइटिंग है बाय द वे। दिस कंटेंट जो मैं आपको बता रही हूँ, आजकल की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सेम थिंग को अंडरस्टैंड करना। तुम कह रही हो कि मैडम कुछ चीजें ऐसी भी हैं फिलॉसफी की जो आपने यहाँ पे नहीं बताई, तो अगर मैं फिलॉसफी को यहाँ लिख लूं और यहाँ पे फिर मैं इसको जो है वो लिख दूं आपकी इसको, क्रिएटिवली बना के देखते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू। तो मैं इस किस्म की जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस हैं, क्रिएटिवली उसको जो लिखा गया ना, तो आई लाइक इट। पता क्यों बनाया? वही वाली बात, विजडम कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, कीप्स ऑन गोइंग, चलता रहता है। ये चक्कर है जो चलता रहता है, फिलॉसफी कहीं भी रुकेगा नहीं। कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस सर्च टुवर्ड्स विजडम। इसलिए मैंने ये वाला बनाया। आई जस्ट केम अप विद इट माय सेल्फ। अभी मैंने किया है इसको, लेकिन ये अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा जी, अब इसको हम कर लेते हैं एपिस्टेमोलॉजी। और दूसरी जगह आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि उन्होंने कोई ऑन्टोलॉजी को अलग किया हुआ है। इसी तरह कई जगह जो है वो इन्होंने जो है एक दो और भी, मतलब एक्सियोलॉजी के अंदर मैंने यहाँ पे सबज्यूम किया हुआ है एथिक्स को और आपकी एस्थेटिक्स को। कई जगह एस्थेटिक्स को बाहर निकाल दिया जाता है, यू नो, दैट्स आल्सो पॉसिबल। इसीलिए मैंने उसको एक डोमेन बताया कि हम जो ये 4 डोमेन्स बता रहे हैं, दे आर नॉट फाइनल। ओके, सम स्टडीज सी इट एज दैट, देयर कुड बी समथिंग ओवर हियर, फॉर एग्जांपल, जो मैंने डिस्क्राइब नहीं की। आपको बात समझ में आ रही है ना? कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज भी होती है। आई थिंक इट्स अ वैलिड डायग्राम। अच्छा जी, फिर आ गया आपका एक्सियोलॉजी, इसमें आ गया आपका एथिक्स और एस्थेटिक्स। ठीक है, ये शर्त नहीं होता, ये और फिर आपका आ गया
और लॉजिक में मैंने आपको बताया था इंडक्टिव, जिसके पीछे हेलो अस्सलाम वालेकुम आए ना। जब आपके पास टाइम हो आइए। I'm really loving what you're doing. Background पे कलरफुल चीज यार, we are both geniuses. अच्छा, I'll be good. अच्छा, इंडक्टिव और डिडक्टिव। जो मैं तुम लोगों को बता रही थी बच्चे बात, इंडक्टिव के पीछे जो माइंडसेट, जो लॉजिक, जो ओरिएंटेशन कार फरमा होती है, उसको कहते हैं आप इंटरप्रेटिविस्ट। और डिडक्टिव के पीछे जो थिंकिंग कार फरमा होती है, या जो उसका आप कह लो मेंटल ओरिएंटेशन होता है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिविस्ट। मोस्टली ऐसे ही होता है, मोस्टली ये मैपिंग होती है, नॉट इन एवरी केस, लेकिन मोस्टली आपको ये नजर आए। या आपको जब आप पढ़ोगे रिसर्च फिलॉसफी को, ये रिसर्च फिलॉसफी का कोर्स नहीं, इसलिए मैं आई एम नॉट गोइंग, आई एम जस्ट गिविंग यू आई एम टचिंग अपॉन इट बट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग। ये आप जब भी पढ़ेंगे तो यकीनन होना चाहिए। तो यूजुअली जो इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच है ना, वो it works behind qualitative, exploratory research। जो qualitative research होती है वो vehicle है of the interpretivist orientation, और जो vehicle है आपके deductive reasoning की या आप positivist approach जो usually use होती है वो deductive ही होती है। It uses the deductive method। So mostly हम deductive methods को easy समझते हैं क्योंकि जो हाइपोथेसिस है वो पहले किसी ने ऑलरेडी उनको कॉन्टेम्पलेट किया हुआ है। वेरी वेरी इजी। देखो जो डिडक्टिव अप्रोच है उससे, क्योंकि मैं आपको बता रही थी थ्योरी बिल्डिंग, थ्योरी किसे मिलेगी, तो थ्योरी की बिल्डिंग का जो हिस्सा है वो हम करते हैं थ्रू मोस्टली थ्रू इंडक्टिव अप्रोच। और जो थ्योरी की वैलिडेशन, और जो बार बार ये बच्चे ने जो कहा इट्स अबाउट रिलायबिलिटी, यस इट इज, लेकिन आप रिलायबिलिटी को बात कर रहे हो फ्रॉम अ डिडक्टिव माइंडसेट, और दूसरा उसका एस्पेक्ट मौजूद है, और ये दोनों हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिक के। और जब आप थ्योरी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और किसी डिसिप्लिन का एपिस्टेमोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो उसको इन दोनों एस्पेक्ट्स ने जो है उसको को क्रिएट किया होता है। तो थ्योरी और जो मेटाफिजिक्स है, अगेन वो आपकी वही बातें हैं जो कि आपकी नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, ठीक है। ठीक है, नॉन ऑब्जर्वेबल्स पे जो बेस्ड चीज है, जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, ठीक है, दोज रियलिटीज ऑफ द यूनिवर्स, इनफैक्ट ठीक है, not observable through the senses. Logic, वो मेटाफिजिक्स, ठीक है, ये कुछ रियलिटी। अच्छा, तो ये सारे डोमेन के हिस्से बन गए आपके रियलिटी के, ठीक है ना। रियलिटी जो है, अगेन मैंने पहले भी जो बनाया था, विजडम कहाँ आती है, ये सारी चीजें विजडम जनरेट करती है, और इसके बाद आ जाती है आपकी रियलिटी, ट्रूथ एंड रियलिटी। देखिए बात ये है कि इसलिए मैंने इन सारी चीजों पे, द कंप्लीट ट्रूथ कैन नेवर बी नोन, ये आउटसाइड ऑफ द इवन फिलॉसफी से भी बाहर की चीज है, क्योंकि इट्स टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसकी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है that you keep on seeking it but you cannot really know the entire truth or reality। कुछ
फिजिसिस्ट का ख्याल है कि इवेंचुअली ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग वुड लीड अस टू अ थियरी ऑफ एवरीथिंग। बड़ी अच्छी मूवी भी है ये, थियरी ऑफ एवरीथिंग, वन थियरी विच एक्सप्लेन्स द एंटायर यूनिवर्स। देखो आप मैनेजमेंट साइंस के बच्चे हो, आप लोग जो है वो अपने अपने डोमेन्स के अंदर, अपनी अपनी स्पेशलाइजेशंस के अंदर, you try to understand human psyche, you try to understand the way managers behave, okay, the way managers behave and the you know the paths that they should take in order to reach a specific defined goal, जो मैंने पहले भी आपसे कहा। तो ये एक नॉलेज है ना, ठीक है, लेकिन आप सोचें कि in the larger context of things, ये तो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ना, एक नुक्ता है, काइंड ऑफ a very small part of the entire reality, because वो जो मैनेजर है, think about it, अगर आपने मैनेजर का एक एस्पेक्ट उसके बिहेवियर का एक्सप्लेन किया, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो बाकी एस्पेक्ट से रिलेटेड नहीं है, उसके ऊपर और कितने सारे उसके कंप्लीट बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए तो वो तो और भी बहुत सारी चीजें करती है या करता है मैनेजर। she does many other things, he does many other things other than you know try to आप दोनों फाइनेंस के बच्चे हो, who try to reduce risk रिडक्शन के अलावा मैनेजर्स और बहुत कुछ करते हैं कि नहीं करते, बहुत सारी चीजें और करते हैं। आप उसका कंप्लीट बिहेवियर तो डिस्क्राइब नहीं ना कर सकते, ना समझ भी नहीं सकते, इवन इंसान को नहीं समझ सकते, या आप 100% गारंटी नहीं कर सकते कि ये जो मैनेजर है ये इन स्टेप्स को अडॉप्ट करेगी तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। यू कैन नॉट से दैट, यू कैन डू एवरीथिंग राइट। कितनी मार्केटिंग कैंपेन्स होती है मिसाल, जो कि which look great on paper, but when you actually adopt them, they don't give results, they are flop। अगर तो इंसान हर चीज को प्रोडिक्ट कर सकता होता तो फिर तो कभी कोई कैंपेन जो था वो फ्लॉप ना होती, लेकिन बिजनेसेस फेल करते हैं ना। अच्छा, इसी तरह आपकी जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो कोलैप्स करते हैं ना, नो मैटर व्हाट। आप जितनी मर्जी स्ट्रेटजीज बना लें, आप कहीं आपकी स्ट्रेटजीज जो हैं वो नहीं भी काम करती। केस इन पॉइंट, मैं जरूर बोलूंगी ये बात, मेरा दिल खुश है इससे। इंडिया का ओवर कॉन्फिडेंस इन क्रिकेट, they had covered every base, had they not? Every base, we have the best of the batsmen and the best of the bowlers and we know the conditions, and पैसा भी उन लोगों ने बेतहाशा लगाया, क्राउड उनका, हर चीज उनकी, और हालत देख लो। ओके, lot of time people would say कि उनका जो था वो हाइप था, it was just a marketing gimmick kind of thing, in reality it was nothing। हो सकता है कि आपको कुछ लोग ऐसे भी कहें, but what हम as philosophers we would understand that जो reality है वो completely controllable नहीं होती, आपकी strategy काम करती है most of the time। Now what, अब इंडिया के पास जो एडवांटेज है वो ये कि if they do have an effective strategy, it can really work for them at any time। It's not necessary, हम as Pakistanis जलन होती है ना उनसे, तो हम बहुत खुश होते हैं क्या हार गए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर उसके पास इफेक्टिव स्ट्रेटजी है ना, वो यहाँ नहीं काम करेगी तो कहीं और तो काम करेगी। मैं समझाने की जो कोशिश आपको ये कर रही हूँ वो ये कि आपकी बेस्ट ऑफ थ्योरीज भी जो है वो रियलिटी के सिर्फ कुछ एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन कर सकती है। Okay, the best of your theories will be, and you need to know that wisdom is knowing. Wisdom is knowing. Simple. It's not being at the peak of knowledge. No. Wisdom is knowing that the knowledge which you have only explains part of reality, and therefore wisdom is a quest, wisdom is a journey, wisdom is not a point, wisdom is not a person, it's a journey towards understanding larger reality।
जितना आप जानते हैं, जितना वाइज पर्सन जानता है, उसको यही बात पता चलती है कि उसको बहुत कम पता है। ठीक है, द वाइजर यू गेट, द मोर यू नो दैट यू नो लेस, एंड द मोर यू कीप ऑन seeking to explore the truth and to come define the truth as best as possible. आप कोशिश करते हैं कि जी आपकी जो थ्योरी है वो चीज को एक्सप्लेन करें, लेकिन the real wise person would be very humble and would let you know that I have only scratched the surface. I have not come to the truth, and humanity is very far away from the theory of everything, which explains everything in one, in a very simple way, in one equation. हमें किसी जमाने में लगता था कि मुझे थोड़ा सा, मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी आप लोग की जनरल नॉलेज हो, आई एम सॉरी, मेरे लिए बहुत जरूरी है। आइंस्टाइन का किसी को पता है? आइंस्टाइन कौन था? आइंस्टाइन की इक्वेशन का बताओ, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग एक्सप्लेन करें। आइंस्टाइन की इक्वेशन बताओ क्या है? शाबाश, वेरी वेल डन, इस बच्ची ने मेरा दिल। इसको एक्सप्लेन करो। हाय हाय, मैंने याद करनी। ये ट्रूथ है ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर एनर्जी और मास कन्वर्टेबल है, लाइट, अगर मास जो है वो एक स्पीड ऑफ लाइट अटेन कर लेगा तो वही मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमारा ये ख्याल था कि that explains almost a lot what is happening around in our universe. Majority of the things which are happening around in the universe explains. ये physics जो है वो it has reached it has found the holy grail. Till another word was discovered, which is called quantum, जो इस पे ऑपरेट नहीं करता, और हम इवेंचुअली क्वांटम से बने हुए हैं। तो क्या हुआ, मतलब हमें ये बात पता चली EMC is equal to MC square एक बड़ा यूजफुल फार्मूला है, यूजलेस नहीं है। It's good to make theories, it's good to seek wisdom. E is equal to MC square हमने उठा के फेंक नहीं दिया। अगर ग्रेविटी के अलावा दूसरी फोर्सेस भी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रेविटी यूजलेस है। ग्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट जस्ट गोस टू शो यू ग्रेविटी इज पार्ट ऑफ रियलिटी। E is equal to MC square एक हकीकत है, it's truth, but it's not everything. It's only part of reality. So as philosophers, you know what you do. इसीलिए philosophers जो है ना वो आपको क्रेजी से नजर आते हैं। प्लीज इसका जो है आइंस्टाइन की भी शक्ल देख ले, बाल जो उड़े हुए, इसलिए क्योंकि उनको इस बात का यकीन होता है, उनको ये बात समझ में आ जाती है कि जो रियलिटी है वो एक wisdom is a journey. Wisdom is a journey to seek the truth through knowledge. ये knowledge को जानने के तरीके, it's just a journey. It would never be something जो कि उसको फाइनल जो है वो हम कहें कि जी हो। So wisdom इसीलिए मैंने बाहर लिखा हुआ है इस सबसे। This is philosophy, this is love for wisdom, and you do expose part of reality out of all these things. But wisdom is knowing that the truth or the reality is much bigger. आप metaphysics को भी कोशिश करते हैं through different ways उसको interpret करने की, logic को interpret करने की, उसको भी कुछ हिस्सा बनाने। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरू में जब यूनिवर्स स्टडी किया गया तो ये समझ नहीं आती थी कि यार अगर तो इनिशियली यूनिवर्स क्रिएट हुआ था थ्रू अ बिग बैंग, ओके, दैट्स आल्सो अ थ्योरी ऑफ हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, तो यार फिर तो इतना मैटर दुनिया में है ही नहीं कि वो बिग बैंग को एक्सप्लेन कर सके, तो बाकी का मैटर कहाँ गया? फिर फाइनली डार्क मैटर की थ्योरी। इसका मतलब ये कि ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरीके से कई दफा जब हम कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम तो मैनेजर्स की उनकी पॉजिटिव
ट्रेड्स को ही स्टडी कर रहे होते हैं ना, पॉजिटिव ट्रेड्स को स्टडी कर रहे होते हैं और उसका हम इम्पैक्ट देख रहे होते हैं ऑन द वे जो ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स है। बट नाउ देयर इज अ देयर इज एरियाज ऑफ स्टडी जो कि जिन्हें पता है कि इवन लीडरशिप के डार्क एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उनको भी जानना और स्टडी करना जरूरी है। सो दीज बिकॉज both of them join together to explain the a certain kind of behavior। ये यहाँ पे भी बात है, ठीक हो गया ना। तो इसको हम जो है देखो, मैं चाहती हूँ तुम लोगों से ये कि आप रिफाइन करते रहे। मैं हर वक्त अपने रिफाइन करती रहती हूँ अपने आप को, और सो आई नई चीजें जहन में आती हैं तो वो मैं बनाती रहती हूँ। सो आई नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोगों को कहूँ ना तो मुझे भाई आई एम सॉरी, मेरे लिए एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इट इज शोन, ये मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ तुम लोगों को, वो सारी चीज, अदरवाइज तुम लोगों को कॉन्सेप्ट्स भी उतनी अच्छी तरह याद है। अब ये विजडम क्यों, सवाल पूछना चाहिए ना, आपने इसको बोले कि बाहर क्यों रखा हुआ है, इसके साथ क्यों लगाया हुआ है, उसकी रीजन है क्योंकि मेरे हिसाब से, एंड देन अगेन माय लॉजिक इज वेरी वो भी कोई एंड नहीं है, बट जो कुछ पढ़ा है उस हिसाब से तो विजडम इज जस्ट अ जर्नी, दैट्स व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग। आई वुड लाइक यू हमेशा मुझे ऐसे डायग्राम्स बना के दो जो कि एक डायग्राम ही बहुत सारी चीजें बना के आपको दिखा दे। मुझे क्रिएटिवली पुट कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, और आजकल इस तरह की चीज जो है वो इवन नेट पे आप जाके देखें, ये जब आप खुद चीजें बनाएंगे, इट्स कंटेंट, इट इज कंटेंट, ये बिकता है भाई, ठीक है, ये क्रिएटिविटी है। उसी चीज को आपने दिखाया किस तरह है, ठीक है। तो आई डू मेक डायग्राम्स, देखते रहा करो नए नए किस्म के डायग्राम्स के, इसी के अंदर आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन थिंग्स टू मी वेरी सिंपली एज वेल, ठीक है। उसके अंदर सिंप्लिसिटी कैसे क्रिएट करनी है, दैट इज पार्ट ऑफ व्हाट आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू डू। इसको अब मैं जो है ना उसके ऊपर दोबारा से डालने लगी। यार एक मैं बच्चे ने मुझसे कुछ पूछा था जिसको मैं बताना चाह रही थी, हाँ, इट वाज रिलेटेड टू एस्थेटिक्स, ओके, दिस आई डिडंट टेल यू बिफोर। एस्थेटिक्स इज ब्यूटी एंड इट्स रिलेटेड टू एथिक्स। जो एथिक्स पे बेस्ड रिसर्च होती है ना, उसको हम कहते हैं नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव। ठीक है, नॉर्मेटिव। ये इंटरप्रेटर्स जो है वो नॉर्मेटिव रिसर्च को कंसिडर करते हैं एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ थ्योरी बिल्डिंग। हर चीज जो है वो सिर्फ लॉजिक नहीं हो सकती, कुछ चीजें नॉर्म्स भी हैं, व्हाट इज डिजायरेबल, इसको कहते हैं ना व्हाट इज डिजायरेबल। तो नॉर्मेटिव वो चीज है व्हाट इज डिजायरेबल, व्हाट शुड बी। So there's a difference between normative and इसका ऑपोजिट निकाल लेना, सर मैं इसको बिल्ड कर लूंगी। ऑपोजिट ऑफ नॉर्मेटिव क्या है बल्ला नॉर्मेटिव वर्सेस होगा। कई दफा हम रिसर्च करते हैं ना तो वी कैन नेवर कीप आवरसेल्व्स कंप्लीटली एज somebody who is जिसके अपनी ओपिनियंस। नॉर्मेटिव वो रिसर्च है जिसमें जो रिसर्च प्रोसेस में जो रिसर्चर है उसके ओपिनियंस मैटर करते हैं। अदरवाइज तो कोशिश यही की जाती है कि मैं एक सेकंड बिकॉज दिस कोशिश ये की जाती है कि आप जितने अनबायस्ड रह सके, एम्पिरिकल, एम्पिरिकल। दूसरी जो रिसर्च होती है जो ये करते हैं वर्सेस एम्पिरिकल।
यूजुअली ठीक है, नॉर्मेटिव जो एस्पेक्ट है फिलॉसफी का वो इम्पोर्टेंट है। यूजुअली जो है ना वो हम लोग सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं ऑन एम्पेरिकल। जरा जल्दी से बताओ ना, एम्पेरिकल रिसर्च तो आप लोग करते हो, एम्पेरिकल का क्या मतलब होता है? एम्पेरिकल रिसर्च क्या है? ई से एम्पेरिकल, बताओ, सर्च करो तो जल्दी से सर्च करो, एम्पिरिकल रिसर्च क्या है, मुझे डेफिनेशन बताओ। चलो बाजी, एम्पिरिकल रिसर्च जो मैम रिसर्चर के अपने ओन ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट्स पे बेस कर रही होती है, उसके ओन एक्सपीरियंस पे बेस कर रही होती है, उसको नॉर्मेटिव। एक्सपीरियंस से ज्यादा एम्पिरिकल रिसर्च होती है, दैट which is based on certain data. Empirical research is data based research. हाँ, research which is based on data is empirical research. Data can be both data can be both narrative form में भी हो सकता है और न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो, है कि नहीं? डेटा की बात करें ना, जो डेटा बेस्ड रिसर्च है, सिंपली पुट दैट्स एम्पिरिकल रिसर्च। तो नॉर्मेटिव क्या हुई? ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगा? नहीं नहीं, नॉर्मेटिव रिसर्च कौन सी है? या नॉर्मेटिव आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होंगे? सिंपल, नॉट डिफिकल्ट। हाँ मैम ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी रिसर्च जिसमें आप राइट और रॉन्ग का डिसीजन ले सकें। नंबर 1 और नंबर 2 जो डेटा पे बेस्ड नहीं, ओपिनियन बेस्ड। ओपिनियन बेस्ड, ये करना चाहिए, अच्छा जी करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। आपका डेटा क्या बताता है? मेजरमेंट के बगैर जो लोग अपने देते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि दैट काइंड ऑफ ये ओपिनियंस जो है, इंडिविजुअल ओपिनियंस, वो हिस्सा ही नहीं है रिसर्च का। आपने बिकॉज देयर जो आपका रिसर्चर है, जो आपका स्कॉलर है, वो तो पार्टी बन गया ना, ट्रूथ को उसने एक तरह देखा और उसकी जस्टिफिकेशंस दे रहा है। तो इस किस्म की रिसर्च को यूजुअली राइट ऑफ किया जाता है। कोशिश है कि जी आप डिस्पैशनेटली मेजर करें और उसके बेसिस के ऊपर, मेजरमेंट के बेसिस के ऊपर आप या थ्योरी बिल्डिंग करें या थ्योरी को वेरीफाई या उसको उसकी रिलायबिलिटी को चेक करें, ठीक है ना, अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर, अपनी मेजरमेंट के ऊपर। जब मेजरमेंट नहीं हो रही होती तो एक आपको चीज भी तो सिखाई जाती है ना, दिस इज गुड एंड बैड, दिस इज कंसिडर्ड एज गुड एंड बैड, ये होना चाहिए, ठीक, वो आपकी ओपिनियन बेस्ड है, ओके, और वो इंडिविजुअल की necessarily it's not supported by any kind of data। इसलिए most of the time इस किस्म को कोशिश ये की जाती है कि साइंस जो है particularly वो अपने आप को totally dispassionate रखे। लेकिन having said that देखें नॉर्मेटिव भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत important हिस्सा है आपकी रिसर्च का। इट शुड बी, मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्लियरली, सो कि कहाँ आपने जो कंपोनेंट है वो आपका वो थॉट पीस है, ठीक है ना, थॉट पीस है आपकी, और आप उसको जस्ट लाइक दैट आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। बिकॉज
100 इंटरप्रेटिविस्ट ये कहते हैं 100% कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि जो रिसर्चर है, जो स्कॉलर है, उसकी ओपिनियंस मैटर करे ही ना, वो जो भी रिसर्च करे उसमें उसकी ओपिनियंस कोई ना मैटर करे। सो बट सो देयरफॉर, लेकिन इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो साइंटिफिक रिसर्च है, it strives to be more empirical, it strives to be more positivist, because what happens is कि positivists जो है उसको support करना बहुत आसान हो जाता है, but that does not mean that the normative statements are totally useless, but yes, वो उसका प्लेसमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको इन दोनों का फर्क जरूर पता होना चाहिए, कि आपको पता हो कि यार किस किस्म की मैं रिसर्च जो है ना उसको अंडरटेक करने लगा, जरूरी। थियोलॉजी का नॉर्मेटिव वर्सेस एम्पिरिकल, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द एथिक्स। एथिक्स की जहां तक हम बात करते हैं तो वो इट टेक्स अस टुवर्ड्स द नॉर्मेटिव, whereas logic takes us towards the empirical. Okay, so empirical is linked with logic, and aesthetics, ethics is the linked to the normative. All right. तो ये तो हमने देख लिया बेसिकली जो इसके जनरली स्पीकिंग जो इसके डोमेन्स हैं फिलोसफी के, वो ये है, और हमारा काम कह रहे फिलोसॉफिकली उसको करना। अब मैं जिस चीज पे मैं ज्यादा कंसंट्रेट करूंगी वो है आपकी एपिस्टेमोलॉजी एंड वो जो ना ओंटोलॉजी, ताकि आपको इसकी लॉजिक और थ्योरी जो है वो समझ में आए ज्यादा, और हाउ द थ्योरी हैज इवॉल्व्ड। मैंने पहले भी कहा था, दिस कोर्स इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट साइंस एज अ डिसिप्लिन। और जो मैं तुम लोगों से बात भी कर रही थी वो ये कि मैनेजमेंट साइंस एज अ डिसिप्लिन is an outcome of thinking on economics. So one of the जो science है which has given reason to, which is closely linked and related to management science is political science, as well as जो प्रीडेट करता है मैनेजमेंट साइंस को और बहुत क्लियरली लिंक्ड है, वो है पॉलिटिकल साइंस और है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स की सबसे ज्यादा वेल डिफाइंड जो थिंकिंग वेस्ट में होना शुरू हुई, दैट वाज द वर्क ऑफ एडम स्मिथ एंड वेल्थ ऑफ नेशंस। बहुत मुश्किल, एडम स्मिथ वाज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर, ही नेवर क्लेम्ड टू बी एन इकोनॉमिस्ट। वो तो समझ लें कि एक उसने लाइन ऑफ थिंकिंग की इंसेप्शन शुरू की। ओके, तो इकोनॉमिक्स के अंदर ओवरऑल आप अंडरस्टैंड कर रहे थे कि व्हाट, और एटलीस्ट दिस इज व्हाट एडम स्मिथ वाज सीकिंग टू अंडरस्टैंड, व्हाई सम कंट्रीज आर डूइंग रिलेटिवली बेटर देन अदर्स। जो क्वेश्चन अभी तक है हमारे पास, व्हाई नेशंस फेल, why is it, उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को पहले उसने कवर किया था। यहाँ पे उसने देखा किस तरीके से with given scarce resources, how do people in different countries coordinate their activities so that जो प्रोडक्शन मार्केट्स का जो सिस्टम है उसकी जो फंडामेंटल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स, द वे मार्केट्स फंक्शन, वो काम था एडम स्मिथ का। मार्केट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर, ठीक है, लेकिन हाउ मैनेजमेंट साइंस distinguishes itself from these other, from economics, is that instead of trying to describe markets and the behavior of agents in the market, what it does is that it looks at the aspect जो कि एक बहुत important aspect है factor of production का, जो basically entrepreneurship है। ठीक है, देखिए जो चार क्लासिकल्स ने जो चार एस्पेक्ट्स बताए हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन,
Okay, production is an idea which is very important in economics as well as in management science. तो जो 4 फैक्टर्स इकोनॉमिस्ट गिनवाते हैं वो कौन कौन से हैं, जल्दी से बता दो। लैंड, लेबर, कैपिटल और बिजनेस या एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो जो काम मैनेजमेंट साइंसेस का जो इशू है वो ये कि वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाला एस्पेक्ट है प्रोडक्शन का, इसको ओपन अप करते हैं ना। काम ज्यादा बेसिकली हम ज्यादा अंडरस्टैंडिंग फोकस ये है कि इस लेवल को ऑर्गेनाइजेशन को हम सिर्फ उसके ऊपर फोकस करें और ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, एंड मैनेजर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड हाउ कैन दे be successful at establishing organizations, ठीक है। ये मैनेजमेंट साइंस का फोकस था। अब आप समझे कि लोगों को और रिसोर्सेस को मैनेज करना कोई नई चीज तो नहीं है ना, जैसे मैंने आपको बताया, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आप ये हरगिज नहीं कह सकते कि द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ, लेट्स से, जो हमारे मैनेजमेंट साइंस के क्लासिकल राइटर्स हैं उसके वक्त पे मैनेजमेंट शुरू हुई। नहीं, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट प्रीडेट्स दैट। फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह मार्केट्स प्रीडेट एडम स्मिथ। ऐसा नहीं था कि एडम स्मिथ से पहले मार्केट्स नहीं थी। एडम स्मिथ से पहले मार्केट्स भी थी, फंक्शनिंग, तभी तो चीजें प्रोड्यूस होती हैं और एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज तो पहले से हो रहा था ना, एडम स्मिथ ने सिर्फ उसको डिस्क्राइब किया है। समझ आई? उसने मार्केट्स किस तरह फंक्शन करती है उसको वेल्थ ऑफ नेशंस पे, उसके अलावा उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफीज भी है, उसे मैं नहीं यहाँ पे बात कर रही उसकी, लेकिन वेल्थ ऑफ नेशंस में उसने ऐसे डिस्क्राइब किया कि मार्केट्स को कैसे फंक्शन करती है। और आइडियली स्पीकिंग कोई नॉर्मेटिव पे वापस आ गए। बाय द वे, जो सारे क्लासिकल्स थे वो डेटा के ऊपर बेस्ड नहीं था। वेल्थ ऑफ नेशन इज नॉट एन एम्पेरिकल वर्क। डेटा, वेल्थ ऑफ नेशन इज नॉट एन एम्पेरिकल वर्क, इट इज मोर नॉर्मेटिव, जिसमें वो अंडरस्टैंड करते हैं और बल्कि बताता है कि यार हुकूमत को ये करना चाहिए। कहता है कि मार्केट्स को मत छेड़ो, मार्केट्स को मत छेड़ो। मार्केट को स्टडी करने के बाद वो कहता है मार्केट को मत छेड़ो, वो खुद से आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देगी। ये उसका काम नहीं है। उसका काम ये है अपने लोगों को काबिल बनाए, हुकूमत का काम, ये कहता था ये एडम स्मिथ। तो वो बिल्कुल 100% जो नॉर्मेटिव वाला एस्पेक्ट है वो तो इज वर्किंग ऑन दैट। कोई भी क्लासिकल आपको सिर्फ एम्पेरिकल वर्क नहीं करवाए, वो उसको फर्दर, क्योंकि अब नॉलेज जो है वो इट इज बिकमिंग वेरी वेरी ब्रॉड, तो इसलिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ज्यादातर पॉजिटिविस्ट माइंडसेट को यूज करते हैं। क्लासिकल्स जो थे they were more interpretivist and that includes ये जो एडम स्मिथ की भी जो बात है। खैर, बात क्या कर रही हूँ, मार्केट और मार्केट बिहेवियर और एक्सचेंज, ये तो तब से शुरू हुए जब से करेंसी, लोगों ने कुछ ना कुछ ट्रेडिंग शुरू की। मैंने आफ्टर ऑल बार्टर, मुझे ये चीज ले लो, मुझसे ये चीज वापस ले लो। जब करेंसी के बगैर एक्सचेंज होता था तो वो भी एक फॉर्म ऑफ एक्सचेंज था। तो वो भी कि मेरे पास एक चीज नहीं है, स्केसिटी, मेरे पास चीज नहीं है, तुम्हारे पास अपनी जरूरत से ज्यादा चीज है, चलो तुम मुझे ये दे दो, मुझसे ये ले लो। मुझे जूते चाहिए, तुमने बाल कटवाने हैं, एक्सचेंज है ना। ओके, लेकिन जैसे जैसे करेंसी भी आपकी आई, मनी इन्वेंट हुआ, तो फिर आपको नजर आया कि नहीं यार, ये जो इंटरेक्शंस है यही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने शुरू हो गए। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एडम स्मिथ आया। सो the activity was happening much before, ये एक definition है। और economics has a body of science which means systematic knowledge. It's not claiming कि हमने ये activity शुरू कर दी, no, the activity is always there,
What science does, it studies it and says on the basis of experience, let's try to do it a little better. मतलब failed states भी तो होती हैं ना भाई. Wealth of nations, some nations are rich, other nations are not that rich. All right. So कहते हैं जो rich nations हैं, let's see what they are doing right, and then let's see what is the way markets are functioning. So we can maybe suggest to you that, you know, do something this way, you will do it right. आप समझ रहे हैं मेरी बात? So activity is always happening there. What theory does is that it describes and it tries to find some other unique ways of reaching certain, you know, of undertaking some kind of behavior which can be done in a little better way. ठीक है? So इसकी description है और कुछ थोड़ी हद तक on the basis of that knowledge थोड़ी guidance है. हर theory describe करती है और guide करती है. Describe करती है और prediction में help करती है. हमने हिस्ट्री में ये देखा था, अगर इस तरह चलता रहा तो ये होगा. फ्यूचर किसी ने नहीं देखा. We can just predict it. वो कैसे करेंगे हम? अपने मॉडल्स के ऊपर ही करेंगे ना. मॉडल्स किस चीज का आउटकम होता है? थ्योरी का आउटकम होता है. ठीक है. तो इसी तरह ये इकोनॉमिक्स की थिंकिंग शुरू है. अब जो चीज मैं बता रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह मैनेजमेंट. व्हाट इज इट? जो हमने लास्ट टाइम भी किया था. रिसोर्सेज आपके पास केस है. आप उन रिसोर्सेज को चाहे फाइनेंशियल समझो, चाहे ह्यूमन समझो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज समझो, वो आपके पास केस है और आपने उनको यूज करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. मिलके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करना है. अच्छा, पुराने जमानों की एग्जांपल देख लें. मैनेजमेंट साइंस प्रैक्टिस. हाउ डू यू थिंक पिरामिड्स बन गए? वी थिंक इट्स पॉसिबल विदाउट मैनेजमेंट? मुमकिन है? पिरामिड्स, एहराम मिस्र, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो कि इतने हजार साल कबले मसीह हैं. जाहिर है लोग होंगे ना, उन्होंने पहले उसका एक पिक्चर बनाई होगी. पिक्चर बनाने के बाद उन्होंने कहा होगा अच्छा यार हम इसके लिए ये जो सारे जो वो उसके लाइमस्टोन से बना हुआ था, लाइमस्टोन की क्वारी होगी, वहां पे वो इतने हजारों के हिसाब से वर्कर्स लेके गए होंगे. उन्होंने पहले उसको काटा होगा और तब तो इस किस्म की टेक्नोलॉजीज नहीं थी ना. वहां से जो है वो डेजर्ट के अंदर उसको लेके जाना. अभी तक लोगों का दिमाग माउफ होता है कि वो क्वारी से अफजल वहां तक लेके कैसे गए. उनके पास तो कोई हैवी मशीनरी नहीं थी, लेकिन उनके पास भी पुरानी जो टेक्नोलॉजीज थी ना, रस्सियों से बांधना, कितने लोग होंगे, किस तरीके से वो जो है वो साइट तक चीज पहुंचेगी. एम आई राइट? तो इन चीजों को, इसका मतलब ये है कि जब एम्पायर्स आपकी आई और आपकी थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री जो आपके रिसोर्सेज थे वो मैनेज हो रहे थे. These are clear examples that resources were being managed. Human beings somehow managed to, you know, make ships and cross oceans. ये तो सारी चीजें हुई ना. So history also tells you that management was taking place. But सबसे ज्यादा जो example of management नजर आता है वो नजर आता है in the building of military institution and armies. आर्मीज जो थी वो उनके अंदर फिर आप डिसिप्लिन का एलिमेंट भी ले, फिर उसके अंदर एक मोटिवेशन और क्लियर, वेरी वेरी क्लियर चेन ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट है. चेन ऑफ कमांड ही है ना भाई, वो किस तरीके से काबू करके, यानी इवेंचुअली तो सबसे ऊपर जो भी आपका सिप्पे सलार जिसको बोलते हैं, ठीक है, वही बंदा है ना जो कि पूरी की पूरी आर्मी को कंट्रोल कर रहा है. हाउ इज दैट कंट्रोल हैपनिंग? It means that there is a chain of command, very clear, well-defined chain. ये लोग इसको आंसर करते हैं, आंसर कंप्लीट. आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मौजूद है ना, तभी तो आर्मी मूव कर सकती है. और कितनी एंशिएंट आर्मीज हैं. तो इसका मतलब ये है कि मैनेजरियल एक्टिविटीज हैव बीन टेकिंग प्लेस फॉर very very long time. Even historically the managerial activities were taking place. लेकिन
जहां तक तो वेस्ट का ताल्लुक है, वहां पे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी वो वेस्ट के अंदर सबसे पहले, उस वक्त की दुनिया में दूसरी जगहों पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, ऐसी चीज नहीं है कि आपकी इंडस्ट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती थी, लेकिन फ्रॉम अ वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट। अब मैं वेस्टर्न को क्यों यहाँ पे एम्फसाइज कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये जो मैं थ्योरीज आपको सारी की सारी पढ़ाऊंगी, they are all proposed by Western authors. I would really like, आपका काम नहीं है लेकिन किताबें निकाल के पढ़े, मैं आपको रेफरेंस भी दे सकती हूँ जिसके अंदर कि आप मैनेजरियल स्ट्रक्चर्स देखें of those people which were not Western. For example, जो सबसे बड़ी चीज, सबसे हिडन ट्रेजर है और दुनिया को जब सामने आ गए तो दुनिया को हिट किया और अब वो ढूंढते फिर रहे हैं कि यार इनको समझो भी ये करते क्या है। पहले जापानीज और फिर चाइनीज। चाइनीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिनकी के पैरेलल वे ऑफ थिंकिंग है, they don't ascribe to your neoliberal economic thinking and way of doing work. They don't. Okay, they don't. They have other ways of structuring their societies. Their markets work in very different ways. वो controlled market systems हैं जो कि उन्होंने खुद develop किए हैं, automatically तो नहीं आ गए ना। एक बंदा जो मैंने आपको बताया था नाम, सन जू, ठीक है ना, द आर्ट ऑफ वॉर, मैनेजर है भाई। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीजें इसके ऊपर थिंकिंग थी। मैं यूजुअली जब बात मैनेजमेंट साइंस की होती है ना तो वेस्टर्न एम्फेसिस ही रहता है। उसका रीजन अगेन ये है कि क्योंकि जो किताबें हम आपको पढ़ाते हैं, जिसको पढ़ के आपने पास होना है, जिसकी बेसिस के ऊपर आपने पेपर लिखने हैं, वो सारे वेस्टर्न राइटर्स के। ओके, एंड द वेस्ट इज एट द पीक ऑफ let's say technology as well, so usually, and that's not untrue, that's just part of reality। मैं देखें वो reality का हिस्सा है और जो उनकी insights हैं they are very important, but philosophy tells us they are just part of reality। तो इसलिए खत्म नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा हो अगर आप थोड़ा सा जो इस किस्म का नॉन वेस्टर्न आपकी जो थिंकिंग है उससे अगर आप किताबें पढ़े ना तो मुझे बहुत अच्छा लगे, पढ़नी चाहिए भी। नॉन वेस्टर्न थिंकिंग को जो चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, और जब आप उसमें जाएंगे ना तो अदर देन द चाइनीज, मोस्ट ऑफ द थिंकिंग जो आपको नजर आएगी वो ज्यादा मिस्टिकल होगी। दैट इज मोर रिलेटेड टू मेटाफिजिक्स देन इट इज रिलेटेड टू एम्पेरिक्स या इन चीजों के ऊपर वो ज्यादा बेस्ड है। उसका बेसिस जो है ना वो, लेकिन उसमें ट्रूथ है। इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, इंडियन था, उसको सुन रही थी, बाद में मुझे वो इतना इम्प्रेस नहीं किया, फिर मैंने छोड़ दिया। अलबत्ता मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं उसके, तो वो शुरू में मुझे अच्छा लगा। वो ये जो हिंदू हैं इनकी जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें से जो वर्ड्स ऑफ विजडम है ना, वर्ड्स ऑफ विजडम, उसको वो कहते हैं अश्लोक। अश्लोक, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल ऑफ देयर mythology is not based on magic and gods, no। जो उनके ऋषि होते हैं ना, ऋषि बोलते हैं उनको, वो होते हैं देयर नॉलेजेबल पर्सन, द वाइज, उनको ऋषि बोलते हैं, द वाइज वंस, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ लॉजिक इन व्हाट दे आर सेइंग। अश्लोक कहते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ रियलिटी, ठीक है। लेकिन मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ विजडम इन देम, लेकिन मैं आपको वेस्टर्न इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि जब मैं आपको लेके चलूंगी डेवलपमेंट तो वो आई विल हैव टू डू इट इन द वेस्टर्न ट्रेडिशन ओनली। आई एम सॉरी, ना मैं उसको इतना जानती हूँ और ना इसका इस कोर्स का
ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको उन चीज़ों से एक्सपोज किया जाए। इधर सिर्फ फ्लेवर इसलिए दे रही हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरह पता होना चाहिए कि विजडम इज वाइडर टर्म, एंड मेनी टाइम्स जो हमारे खित्ते की विजडम है, हमारे दीन की विजडम है, वो इनमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती, बट विजडम इट इज, राइट। अच्छा, कमिंग बैक टू वेस्टर्न थिंकिंग। अब वेस्ट के अंदर जो थिंकिंग की प्रोसेस शुरू हुआ, वो शुरू हुआ समथिंग इन द 16th and 17th सेंचुरी। उसको वो कहते हैं रेनेसांस। 16th सेंचुरी से पहले जो थिंकिंग में सारे और साइंस के अंदर जो डिस्कवरीज हो रही थी, वो हो रही थी बाय द मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज। स्पेन, जो मुस्लिम स्पेन था, उसमें बहुत ज्यादा काम हुआ in medicine and astronomy and mathematics. By the way, as a Muslim, I'm very proud कि ये हमारे thinkers थे at that time, and they are big heroes, Muslim heroes. But that does not mean कि subcontinent में उस वक्त काम नहीं हो रहा था। जितना mathematics यहाँ के और इनका जो सबसे ऊपर हिंदुओं का tier होता है ना, उसको क्या कहते हैं, दी टॉप टियर, जो उनके प्रीस्ट का टियर होता है, उसको क्या बोलते हैं भला? जो हिंदुओं का सबसे लेट्स से एलीट तबका होता है, उसको क्या कहते हैं? ब्राह्मण। Brahmins are not rich, by the way. No, Brahmins are not allowed to be rich. पता है रिच कौन होते हैं उनके? The kings. They are not Brahmins, they are Kshatriyas. They are not rich. Why? Brahmins are not allowed to be rich. They are just allowed, they have to be wise and they have to be truthful. आपको पता है Brahmins they don't wear crowns. Brahmins तो नहीं पहनते अच्छे प्यारे कपड़े, कुछ भी नहीं। उन्होंने तो एक लंगोट बांधी होती है, बस एक लंगोट होती है, और फिर एक उनका ना वो होता है when they are born, so उनको ना डाल दी जाती है, एक किस्म की स्ट्रिंग सी डाल दी जाती है, and that string for them is everything. They don't wear very fancy clothes. They're not allowed to, because उन्होंने क्या करना है? They are dedicated to wisdom. वो क्षत्रिय को जो अपने किंग्स हैं उनको सिर्फ एडवाइस करते हैं। And these Brahmins had a lot of knowledge of mathematics. अभी भी अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स के जो गुरुज हैं वो निकलते हैं इंडिया से भाई। They are really good at mathematics. क्या मतलब हुआ? सारी नॉलेज वेस्ट ने नहीं ली, उन्होंने कई नॉलेज अडॉप्ट की है, वहां गए और उसको सीखा है। तो कहने का मकसद ये कि इससे पहले 16वीं और 17वीं सदी से पहले जो सारी नॉलेज थी वो तो नॉन वेस्टर्न एरियाज के अंदर उसका इर्तिका हो रहा था, और वो वहां से उसके बाद वेस्ट के अंदर जाके यूरोप के अंदर वो कहते हैं रेनेसांस, जो कि वर्ड है फ्रेंच का जिसका मतलब है रीबर्थ। वो उन्होंने अपने आप को चर्च के कंट्रोल से, थियोलॉजी के कंट्रोल से निकाला। ओ बाय द वे, ये वो जो एरियाज जो खाली एरियाज है ना, उसमें एक और वर्ड जो यहाँ नहीं है वो है थियोलॉजी। लिख लो बेशक, थियोलॉजी, स्टडी ऑफ गॉड, थियोलॉजी। मैंने इन एस्पेक्ट्स में नहीं लिखा, अब नहीं हिस्सा समझा जाता, ठीक है। कुछ जगह थियोलॉजी और फिलॉसफी शुरू के जो डिसिप्लिन्स हैं वो थियोलॉजी भी उसके अंदर है, और शुरू की जो फिलॉसफी थी वो थियोलॉजी के साथ बिल्कुल रिलेटेड थी। रेनेसांस में उन्होंने कहा नहीं भाई, थियोलॉजी को निकालो साइड पे, ना, वी हैव टू डू दिस डिस्पैशनेटली। उसका रीजन ये है कि देखें, एज अ मुस्लिम आई बिलीव दैट आई हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन्स एज वेल। आई डोंट नो देम वेरी वेल, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहती। All I know about my religion is that it's very much and it based on truth and reality, and it
tells you don't put yourself in superstition. Do not put yourself in superstition. बार बार हमें इस बात का हुक्म है. हमारा तो लकीली रिलीजन ही वो है ना जो कि आपको लेके जाता है टुवर्ड्स ट्रूथ. एंड कहा गया है कि भाई देखो, ऑब्जर्व. हमारी तो थियोलॉजी, it gives us a plus because it asks us to observe and to come towards the truth, you know. ये सारी चीजें हमें तो हुक्म है ना. तो इस्लामिक थियोलॉजी एंड बाकी इस्लामिक फिलॉसफी, ये in any case they are based on truth and not superstition. बाकी की थियोलॉजीज ऐसी नहीं थी. तो रेनेसांस में 16वीं और सदी जो आपकी सदी है उसमें in the वेस्ट क्या था कि उसमें रेनेसांस, उन्होंने अपने आप को चर्च से सेपरेट किया कि नहीं, जो चर्च कह रहा है वो सारी हकीकत नहीं हो सकती. साइंस टेल्स अस समथिंग एल्स. सो साइंस देन काइंड ऑफ ब्रोक द शैकल्स ऑफ द चर्च एंड देन इट वेंट, उसको उस ईरा को वो कहते हैं रेनेसांस. और रेनेसांस के अंदर ये जो लिबरल थिंकिंग है away from theology ये शुरू हुई. ओके, एंड इट कल्मिनेटेड. और ये वो टाइम था जब उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज इंप्रूव किए, वो अपने जो थे वो एरिया से बाहर निकले, यूरोप के एरिया से बाहर निकले, अमेरिका डिस्कवर किया, और वो उन्होंने अपने आप को फैलाना शुरू किया टेक्नोलॉजी के भी कॉन्टेक्स्ट में और थिंकिंग के भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर. 16th and 17th सेंचुरी ये वो बात थी. तो इस वक्त के जो राइटर्स थे, मेनी ऑफ देम वर फ्रेंच. ठीक है, फ्रांस के अंदर सबसे ज्यादा ये इस थिंकिंग ने जड़ को पकड़ा. ठीक है, सो उस वक्त के आप राइटर्स देखिएगा, रेनेसांस राइटर्स. ओके, द वर्ड इज रेनेसांस, रेनेसांस, RENAISSANCE, कुछ इस तरह. रेनेसांस के राइटर्स को देखें ना. वेस्टर्न, आपने अगर फिलॉसफी को समझना है तो रेनेसांस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड. तो उसके जो राइटर्स थे वो फ्रेंच थे, फिर उसके बाद आपके इंग्लिश राइटर्स, फिर जर्मन्स बहुत ज्यादा उस वक्त के वेल नोन वहां पे फिलॉसफी पे थिंकिंग वगैरह वहां पे शुरू हुई. जर्मनी कॉट अप बाय द वे मच लेटर. सो ये जो इनिशियल राइटर्स थे, मेनी ऑफ देम वर फ्रेंच. है एनीवे, इसमें से जब निकल के ये थिंकिंग वहां पे डेवलप होना शुरू हुई, तो उस वक्त के भी जो राइटर्स थे उन्होंने जो कुछ लिखा है वो आज की मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. इसके साथ ही रेनेसांस की थिंकिंग चल रही थी, साथ ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो जो एक बहुत बड़ा इम्पीटस था, एक बहुत बड़ा इवेंट था इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थिंकिंग, दैट इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो एक बहुत बड़ा पॉइंट था, दैट वाज ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. Not only Britain was colonizing the rest of the world, but it was bringing back wealth and it was putting itself in the industrial revolution. और वहां पे और बाकी वेस्ट भी इसको अडॉप्ट कर रहा था, ऐसा नहीं है. तो उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी थी, स्टीम इंजन, फिर कोल पावर्ड वगैरह, एंड देन फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन की जो इम्प्रूवमेंट्स थी वो वहां पे आ रही थी. और इसलिए क्या हुआ कि इससे पहले वेस्ट में क्या होता था, कॉटेज इंडस्ट्री जैसे हमारी होती है. यानी वन पर्सन इज एन एंटरप्रेन्योर मेकिंग स्मॉल लिटिल थिंग्स इन हिज और हर होम, एंड देन दैट इज अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट एट इट, अदर पीपल कम इन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की one of the reasons why it could happen is because lots and lots of people were taken from these rural areas and put into the urban centers and made to work in factories के 18वीं सदी के शुरू में, एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, 18वीं सदी के शुरू में ये काम शुरू हो गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग, प्रोडक्शन वाज हैपनिंग नॉट एट होम इन द कॉटेज इंडस्ट्रीज, बट इट वाज हैपनिंग इन किसमें, इन द फैक्ट्रीज.
जब इतने सारे लोग फैक्ट्रीज में उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनको मैनेज करने के लिए जाहिर है कि फिलॉसफी डेवलप हुई, और उसमें खास तौर पे अगर आप उस वक्त की लिटरेचर को भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्कर्स वर put into these factories where the conditions were very very bad, very pernicious, है ना। तो वहां पे भी कुछ राइटर्स ने जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स बने बाद में, उन्होंने वहां पे उन फैक्ट्री कंडीशंस को स्टडी करके ये बताया कि अगर आप इन फैक्ट्री कंडीशंस को इम्प्रूव करेंगे तो ये वर्कर्स के लिए भी अच्छा है और ऑर्गेनाइजेशंस भी इससे स्ट्रेंथन होंगी, राइट। और ये वही टाइम था जब, अब हम ये सारी पढ़ेंगे हम बाद में चीजें, जब आपकी यूरोप में लिखी गई किताब मैक्स वेबर आया। अच्छा, हेनरी फ्योल, बताओ हेनरी फ्योल कहां से था, मतलब बताओ। हेनरी फ्योल, देखो नाम, HENRIFAYOL। हु वाज हेनरी फ्योल? वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा एक क्लासिकल राइटर। बताओ कहां का था हेनरी फ्योल? Very important people, you need to know these names. Who's Henry Fayol? निकालो, मैं इंतजार कर रही हूँ। No. निकालो हेनरी फ्योल, और उसकी क्या है वो, फोन निकालो अपना, इसको करो हेनरी, HENRIFAYOL, निकालो, मुझे बताओ उस हेनरी फ्योल। और क्या इसकी थ्योरी का क्या नाम था, किताब का क्या नाम है? मुनव्वर, यू नीड टू लुक एट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको यही बात बताई थी ना कि रेनेसांस के ज्यादातर राइटर्स वर फ्रेंच, and Henry Fayol, out of those French authors, is a very important work which he did. तो क्या था इसका काम क्या था? ये आप लोगों ने मैनेजमेंट की पहली क्लास में पढ़ा होगा। इसकी किताब का क्या नाम था, जल्दी से बताओ। हेनरी फ्योल की निकाल के बता दो, यहां से देख के बता दो। जो जनरल मैनेजमेंट की, और क्या क्या इसने रूल्स बताए थे, जल्दी जल्दी बताओ। हेनरी फ्योल ने क्या रूल्स बताए थे? हेनरी फ्योल के कुछ रूल्स थे, 14 प्रिंसिपल्स थे। Division of work, discipline, unity of command, unity of direction, centralization, order, equity, stability of tenure, esprit de corps, ठीक है, यानी मोटिवेशन को कहते हैं esprit de corps, ठीक हो गया। ये उसने प्रिंसिपल्स बताए थे। कब? टाइम फ्रेम जरा मुझे बताओ। कब किताब शाया हुई थी? हेनरी फ्योल की किताब कब शाया हुई थी? ये भी इंजीनियर है बाय द वे। (1841) जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जिसमें उसने ये बताए थे, रूल्स बताए थे। 1916 में तो ये एंग्लोफोन में आया ना, इसकी हमने पढ़ना शुरू की है। फ्रेंच में तो उसने बहुत पहले से उसे लिखी हुई थी। ठीक हो गया, क्योंकि इसकी जो ट्रांसलेशन जो है वो लेटर ऑन, उसकी बाद में आएगी, लेकिन इसकी जो किताब इन इटसेल्फ थी वो तो एंड ऑफ द 19th बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी की है, अराउंड द सेम टाइम वैसे, जो कि सबसे पहला काम
फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हम कहते हैं किसको? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहते हैं? Now all these historical facts are very important. I would like for all of you to please go back, read the first chapter. ये पढ़ के आएंगे आप अगली दफा. All right? तो मैं थोड़ी सी देर जल्दी जो है ना अभी आपको छोड़ने लगी हूँ, थोड़ा काम देने लगी हूँ. And I'm going to stop this now, right now. लेकिन चीज मैं आगे तब लेके जाऊंगी कि क्लासिकल्स को थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब करो. यहाँ बैठ जाओ और I'm going to give you half an hour in which you're going to tell me about these three people. लिखे ना, मैक्स वेबर, खत्म नहीं हुई अभी क्लास, 15 मिनट का ब्रेक है, ठीक है? बल्कि आधे घंटे का, जहां भी तुम लोग को नेट मिलता है वहां बनाओ, लेके जाओ. आधे घंटे की ब्रेक है, उसमें आप लोग करोगे क्या? और आप लोग भी जी, बाय द वे द रेस्ट ऑफ यू, ये जो बच्चे हैं ये तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करेंगे, और बाकी जो आप दोनों बैठी हुई हो, आप जो रिकॉर्डिंग देखोगी वो मैक्स वेबर, हेनरी फ्योल, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. मैनेजमेंट की जब आप पहली क्लास में जाते हैं तो आपको ये हिस्ट्री पढ़ाई जाती है. मैंने आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी बताया थोड़ा सा, इसको निकालो. I'm going to take a 15-minute break. अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ, फिर अगला पार्ट रिकॉर्ड करूँगी और आप लोग ये करें. और बाकी जो दोनों हमारी लड़कियां आज नहीं आई वो अगली क्लास में आके मुझे इनके बारे में, तीनों के बारे में जो है वो बताएंगी, प्रेजेंटेशंस होंगी.